हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हिस्ट्री का लेसन सेकेंड, यूरोप एंड इंडिया अब हम देख रहे हैं। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहते हैं तो यूरोप में उस समय में क्या क्या घटनाएं हुई जिसका प्रभाव इंडियन हिस्ट्री पे पड़ता है, वो इस लेसन में अब हम देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग इट, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो मॉडर्न पीरियड का जब हम मॉडर्न पीरियड को समझना चाहते हैं हिस्ट्री में, तो उस समय यूरोप का जो बहुत सारा प्रभाव हमारी हिस्ट्री पर पड़ा, हमारी इंडियन हिस्ट्री पे पड़ा। तो जब अगर हम इंडियन हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, तो हमें उस समय यूरोप में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या हैपन हुआ यूरोप में उस पीरियड में, वह हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं पीरियड ऑफ रीनाइजेंस। तो इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मिडिवल पीरियड दैट इज 13th to 16th सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ रीनाइजेंस। तो हिस्ट्री का, यूरोप की हिस्ट्री अगर हम देखें तो जो लास्ट फेज था मिडवेल पीरियड का, मध्य युग का, जिसे हम 13th से 16th सेंचुरी के बीच का समय कहते हैं, उस समय रीनाइसेंस यानी प्रबोधन युग हम उसे कह सकते हैं। प्रबोधन यानी नए नए विचारों का जो समाज में आना स्टार्ट हुआ, नए नए विचार शुरू हुए, नई नई घटनाएं, अच्छी वैचारिक घटनाएं इस समय हुई। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ईरा। इस पीरियड में रिफॉर्मेशन में समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, मतलब धर्म के बारे में भी जो परिवर्तन आए, और बहुत सारी जोग्राफिकल डिस्कवरीज मतलब भौगोलिक खोजें भी इस समय हुई। तो यही मॉडर्न ईरा का फाउंडेशन माना जाता है, यह पीरियड जो 13 से 16 सेंचुरी के बीच का था। हैंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रीनाइसेंस, और इस पीरियड को एज ऑफ रीनाइसेंस भी कहा जाता है, जिसे हम प्रबोधन युग बोल सकते हैं। During this period in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition, which gave momentum to overall development. तो इस पीरियड में जिस फील्ड में परिवर्तन आए थे वो थी आर्ट मतलब कला, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी के बारे में बहुत सारे परिवर्तन आए जिस पर ग्रीक और रोमन ट्रेडिशंस का प्रभाव था। ड्यूरिंग द रीनाइसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वॉज गिवन ग्रेट इम्पैक्ट्स। मतलब ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब जो मानवतावाद है, इंसानियत जिसे हम कह सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट्स मतलब हमको प्रभाव दिखाई देता है। देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ए ह्यूमन बींग। लोग उस समय तक एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे थे, और जिसे हम ह्यूमैनिटिज्म बोलते हैं, जैसे कि एक दूसरे को समझने की ताकत लोगों में आ चुकी थी कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक दूसरे को देखना चाहिए। इंस्टीड ऑफ रिलीजन मैन बिकम सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज। इस समय जो मैन था वो बहुत सारे अच्छे अच्छे विचारों को समाज में ला रहा था। तो इसी में एक हमें यहाँ नाम दिया है लियोनार्डो दा विंसी, जिनका नाम हमने मुझे लगता है हमने 5th या 6th स्टैंडर्ड में भी देखा। तो यह जो थे, ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रीनाइसेंस। तो प्रबोधन युग जिसे हम पीरियड ऑफ रीनाइसेंस कहते हैं, इस पीरियड में लियोनार्डो दा विंसी का नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ऑल राउंड पर्सनालिटी जिसे हम कह सकते हैं यह थे। ही वॉज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट। देखिए, उन्होंने एक ही किसी फील्ड में अपनी पकड़ नहीं रखी थी, लेकिन डिफरेंट फील्ड में उनकी पकड़ थी, जैसे साइंस है, आर्ट है। ही हैड मास्टरी ओवर वेरिड सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। देखिए, इन्हें हम ऑलराउंड पर्सनालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रीम में उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया था, बल्कि बहुत सारी ऐसी
फील्ड्स थी जिनके ऊपर उनका होल्ड था। आज हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ के कभी कभी बोर हो जाते हैं या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन देखिए इन्होंने तो आर्किटेक्चर फील्ड में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, म्यूज़िक, एस्ट्रोनॉमी, स्कल्पचर, मतलब जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पर अपना जो बोल सकते हैं अधिकार बना लिया था। अधिकार बनाने इन द सेंस इतने नॉलेजेबल पर्सन ये थे। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनाउंड एज अ पेंटर, लेकिन वर्ल्ड में उन्हें पहचान मिली एक रिनाउंड पेंटर की तरह। हिज पेंटिंग्स ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सपर बिकेम इम्मॉर्टल। उनकी जो पेंटिंग्स हैं मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, ये आज भी बहुत मूल्यवान इम्मॉर्टल मानी जाती हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि रिलीजियस मूवमेंट भी हुई है इसमें, और आगे आगे किस तरह से यह मूवमेंट जो रिफॉर्म मूवमेंट है फैली है। द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ये रिफॉर्म मूवमेंट तो हुई, लेकिन हर एक सेक्टर में, ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन के जीवन में हर एक सेक्टर में यह रिफॉर्म मूवमेंट हुई। Through knowledge, science as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. तो reform movement का हर फील्ड में हम यहाँ पर नॉलेज लेंगे। The art and literature of Renaissance period depict sentiments and emotions of human being. Literature was produced in local language for better understanding to common people. आर्ट और लिटरेचर जो था उसका जो प्रभाव था जिसे हम देख सकते हैं, तो वो ह्यूमन बींग्स, उनके इमोशंस पे भी, उनके सेंटिमेंट्स पे भी पड़ा। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड इन लोकल लैंग्वेज। जितने भी साहित्य लिखे जा रहे थे वो लोकल लैंग्वेजेस में लिखे जा रहे थे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू कॉमन पीपल, जिससे कॉमन लोग भी उसे समझ सकें। ड्यूरिंग 1450 AD, जॉनस गुटनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस। और इसी समय में 1450 में जॉनस गुटनबर्ग जो थे जर्मनी के, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया, उसकी खोज की, जिसकी वजह से बुक्स वगैरह प्रिंट हुई। बहुत सारे जो बुक्स और लिटरेचर हमें पढ़ने के लिए मिले। ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज़, कंसेप्ट्स एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से जितना भी नॉलेज थे, आइडियाज़ थे, ये सब कहाँ पर पहुँचे? सोसाइटीज़ में। बिकॉज कि प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो बुक्स और लिटरेचर मतलब लोगों को ऑलमोस्ट अवेलेबल हो रहे थे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्या था? The independent intellectual attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. अब इस समय रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो कट्टर पंथी थे वो जानते थे कि आज ये जो प्रीस्ट हैं, धर्म गुरु हैं, उस समय लोगों को लूट रहे हैं। तो उन्होंने इन लोगों ने उन प्रीस्ट लोगों के विरोध में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। क्यों? कि द क्रिश्चियन प्रीस्ट वर टेकिंग advantage of the ignorance of people and were indulged in unnecessary rituals। क्योंकि उस समय ये जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, धर्मगुरु थे, वह अननेसेसरी एडवांटेज ले रहे थे लोगों का। उन्हें तरह तरह के रिचुअल्स बताते थे कि आप इन रीति रिवाजों को करो, इन सब जो रिचुअल्स हैं उनको करो, अगर नहीं करेंगे तो इस तरह से उन्हें अंधश्रद्धा में फंसा रहे थे, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने विरोध किया। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ द रिलीजन। वो लोगों को, ये धर्म गुरु जो थे, प्रीस्ट थे, ये लोगों को लूट रहे थे धर्म के नाम पर। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और इस तरह जब वो जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंस। और इस मूवमेंट में ह्यूमन फ्रीडम को और रैशनलिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जोग्राफिकल डिस्कवरीज क्या हुई हैं, भौगोलिक खोजें क्या हुई हैं। तो इन 1453 AD द ऑटोमन तुर्क्स जो थे, तुर्क्स जिन्हें हम कह सकते हैं, कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बेंजेंटाइन empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through the city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia, and this led to a new phase of geographical discoveries. देखिए ये वाला जो पैसेज है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी तुमको पूछा गया है कि नए नए जो रूट्स थे वो खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ी, अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स ढूंढने की ज़रूरत क्यों पड़ी।
उसका रीज़न यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि 1453 में ऑटोमन तुर्क्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता, जो आज इस्तांबुल है, जिसे तुर्क भी कहा जाता है, टर्की भी हम देश मानते हैं, वहाँ पर यह जगह है। तो इस जगह को बाइजेंटाइन एम्पायर जो था वहाँ के मतलब जो तुर्क्स थे तो उन्होंने इसे जीत लिया था। और फिर क्या किया कि जो वहाँ का जो एक रूट जाता था एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला, उस रास्ते को ही इन्होंने बंद कर दिया। अगर वो रोड बंद हो गया तो एशिया और यूरोप का जो व्यापार था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। इसकी वजह से जो भी नए जो ट्रेडर्स थे या ट्रेड रूट्स थे उन्हें ढूंढने की बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर ये लोग इस तरह से रूट्स बंद कर देते हैं तो ये हम बाकी के एशिया और यूरोप के लोग बिजनेस या ट्रेड कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये तुर्क्स लोगों ने इस रूट को बंद कर दिया था। नए रास्ते खोजने की ज़रूरत पड़ गई। तो यह एक नई डिस्कवरी शुरू हो गई थी। जोग्राफिकल डिस्कवरीज में अब हम और देख सकते हैं कि ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर सी रूट्स इन इंडिया। 15th सेंचुरी में बहुत सारे जो यूरोपियन सेलर्स थे वह सी रूट से इंडिया को आना की रास्ता खोज रहे थे कि किस तरह से हम इंडिया में प्रवेश करें। इन 1487 AD बार्टोलोमियो डायस Portuguese sailor began his expedition in search of India। तो बार्टोलोमियो डायस नाम का एक पोर्तुगीज सेलर था, उसने अपना एक्सपीडिशन ऑलरेडी इंडिया के लिए स्टार्ट कर दिया था, बट रीच द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इंडिया को खोजते खोजते वो कहाँ पहुँच गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, विच वॉज वी नाउ नो एज केप ऑफ गुड होप, जिसे अब हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। ऐसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यह पहुंच गया। इन 1492 AD क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey to India by sailing towards west but reached on the eastern coast of continent of America। 1492 AD में क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो इंडिया की जर्नी के लिए निकले और उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की, मतलब अपनी जर्नी शिप से स्टार्ट की, लेकिन वो कहाँ पहुँचे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में पहुँच गए। In 1498 AD, Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut। 1498 में पोर्तुगीज सेलर जो था वास्को डिगामा, उसने क्या किया कि अपनी सेल स्टार्ट की, अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो वह कहाँ पर पहुँच गया, इंडियन कोस्ट जो था कालीकट का, जिसे हम आज कलकत्ता कहते हैं, वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन भी हुए, वो किस तरह से हुए ये हम देखेंगे। ड्यू टू चेंजेस ड्यूरिंग द रीनाइसेंस पीरियड यूरोप प्रोसीडेड फ्रॉम मिडवेल टू मॉडर्न एज। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड। तो चेंजेस जो भी आए रीनाइसेंस पीरियड में, यूरोप ने क्या किया कि मॉडर्न एज के वजह से वह जो भी खोज कर रहा था वो मॉडर्न एज में काउंट हो रही थी। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन सेम पीरियड। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन आंदोलन जिसे हम कहते हैं वो भी इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ। द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड बिल्ड फेथ। अब यूँ नया पुराने जो भी ख्यालात थे उससे उभर रहे थे और अच्छे जो भी ब्लाइंड फेथ थे उससे वह ऊपर आ रहे थे। The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view। All these changes are addressed as intellectual revolution which gave further momentum to scientific discoveries in Europe। तो नए नए विचार अगर आ रहे थे, नए नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, तो उससे नई नई खोज भी होती जा रही थी। रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्पेयर। अब पॉलिटिकल स्पेयर में क्या खोज की। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मैनी पॉलिटिकल चेंजेस took place due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century। This period is known as the age of revolution। तो नए नए विचारों की वजह से जो भी नई नई क्रांति हो रही थी, नया नया रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो यह सब 18th से 19th सेंचुरी के बीच में आया, जिसे कि हम एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। तो उस समय तक ना
इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टार्ट हो चुकी थी. देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम. कैबिनेट सिस्टम जो था वहाँ का उसमें चेंज आ चुका था. द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेट लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ किंग. तो एक बिल पास किया गया 1689 में जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस लगा दिए गए किंग्स के, जो राजा थे उनके पावर्स पर. द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज स्टैब्लिश्ड. और जो पार्लियामेंट है उसमें जो भी है सोवरेनिटी स्टार्ट की गई कि एक सोवरेन कंट्री के रूप में उसे मतलब नाम दिया गया. अब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? With the background of revolutionary development in India, in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. तो अगर हम revolutionary development देखते हैं यूरोप का, तो हमें क्या देखना ज़रूरी है कि American War of Independence क्या था. The European countries turned their attention towards this continent. European countries का पूरा attention इस continent पर था. The imperialist European countries took control of different regions of America and established their colonies. सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इम्पेरियलिस्ट यूरोपियन जो थे उन्होंने मोस्टली अमेरिका के बहुत सारे भाग में अपनी कॉलोनीज़ बना ली थी. इंग्लैंड स्टैब्लिश्ड 13 कॉलोनीज़ ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. इंग्लैंड ने तो 13 कॉलोनीज़ बनाई थी किस पे? अमेरिका पे. अमेरिका में, कोस्ट ऑफ अमेरिका में. Initially, England had nominal domination over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. देखिए, इंग्लैंड ने भी अमेरिका पर उस समय बहुत राज किया. उसने क्या किया, वहाँ की कॉलोनीज़ को पहले तो अपनी कॉलोनीज़ में कन्वर्ट किया. बाद में क्या किया कि वो कॉलोनीज़ जो भी बनाई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत लगाए, बहुत सारे टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए. द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट. अब वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोग थे, वह विरोध में हो गए. इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज. इवन जब इंग्लैंड को यह समझ में आया कि लोग अगेंस्ट हो रहे हैं तो उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया इन कॉलोनीज़ के विरोध में. अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वन अगेंस्ट इंग्लैंड. तो आखिरी में क्या हुआ, अमेरिकन कॉलोनीज एक साथ आई और उन्होंने एक आर्मी के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में ये इस बैटल को लड़ा और इंग्लैंड के विरोध में. और दिस इवेंट इज़ नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और उनके साथ जो युद्ध हुआ उस युद्ध को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है. अ न्यू नेशन नोन एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द फेडरल गवर्नमेंट. उसके बाद जो नया राष्ट्र बना वह था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसमें फेडरल गवर्नमेंट आई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न. और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल पर इस देश ने चलना शुरू कर दिया. उसके बाद आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इन 1789 AD द पीपल ऑफ फ्रांस रिवोल्टेड अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्ट मोनार्की एंड फिडियोलिज्म एंड एस्टैब्लिश्ड अ रिपब्लिक. 1789 में पीपल जो लोग थे फ्रांस के, उन्होंने आंदोलन किया क्योंकि वहाँ पर मोनार्की मतलब रियासतों का राज्य था जिसकी वजह से वो परेशान हो चुके थे. और इस रिवॉल्यूशन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द 3 वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो इस रिवॉल्यूशन ने सारे वर्ल्ड को 3 जो है वैल्यूज़ दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जिसे हम स्वतंत्रता, एकता भी हम कह सकते हैं. इन वर्ल्ड हिस्ट्री अमंग द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के को देखते हैं तो फ्रेंच और अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस होने की रिवॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? इन द लेटर पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी देयर वर मैनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन यूरोप. यूरोप में 18th सेंचुरी के पीरियड में बाद में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल, तांत्रिक जिसे हम बोलते हैं, इनोवेशंस हुए. देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम. कॉटेज इंडस्ट्री वर रिप्लेस्ड बाय बिग फैक्ट्रीज. तो सबसे पहले तो मशीन्स जो स्टीम पर चलने वाली थी वो उनका प्रोडक्शन हुआ. उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बदल गई. मशीन्स केम टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स, रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मशीन्स जो थी उसमें यूज़ होने लगी इंस्टेड ऑफ हैंडलूम की जगह पर मशीन्स आ गई. रेलवे एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवेज वगैरह का यूज़ होने लगा. द एज ऑफ मशीन्स बिकेन एंड दैट पीरियड नोन इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इस तरह से मशीन्स ने बहुत सारे हाथ के काम वाला
जगह ले ली, जिससे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, उसके बाद पूरे पश्चिम में फैला। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लैंड एंजॉयड इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी एंड कैम टू बी डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड फैक्ट्री। और इस पीरियड में इंग्लैंड जो है उसने वर्ल्ड एंजॉय किया इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी को, और इस तरह से वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में आया। राइज ऑफ कैपिटलिज्म क्या था? With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with the eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade. तो उस समय बहुत सारे समुद्र मार्ग खोज लिए गए थे। यूरोप और एशिया में नया नया बिजनेस शुरू हो चुका था। बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ आ रहे थे सी रूट से, और यह इजी नहीं था कि एक सिंगल हैंडेड ट्रेड किया जाए, इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ आ गए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। दस देयर वॉज अ राइज ऑफ मेनी ट्रेडिंग कंपनीज। इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ आए और ट्रेडिंग कंपनीज की स्थापना हुई। ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटीज। इस तरह से जो ट्रेड हुआ वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने में बहुत सक्षम हुआ। Hence, European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. इसलिए कुछ यूरोपियन रूलर्स ने मिलिट्री प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करा, किनको? इन ट्रेडर्स को, क्यों? ट्रेडिंग कंपनीज को। क्यों देना ज़रूरी था? क्योंकि दिस लेड टू अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप एंड दिस प्रॉपर्टी was used in the form of capital for trade and commerce, which led to rise of capitalist economic system in Europe. तो प्रोटेक्शन अगर हम देंगे तो अच्छी तरह से ट्रेड फलेगा फूलेगा, इसलिए सारे ट्रेड्स को यूरोप में प्रोटेक्शन मिला, जिससे बहुत सारा बिजनेस बढ़ा। कॉलोनियलिज्म क्या था? कॉलोनियलिज्म मीन्स वन कंट्री एक्सप्लॉइटिंग अनदर कंट्री बाय मेकिंग इट इनटू अ कॉलोनी। अब कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को डोमिनेट करती है, तो डायरेक्ट डोमिनेट नहीं करती, वहाँ जाकर सबसे पहले कॉलोनीज बनाती है, तो इसे हम कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region and establish its political supremacy. Powerful countries जो रहती हैं, जो इकोनॉमिकली हेल्दी रहती हैं, उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ भी रहती हैं, ऐसी कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ में जाकर अपना होल्ड धीरे धीरे बनाना शुरू कर देती हैं। इसे ही कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। तो ये जो कंट्री थी, कुछ कंट्रीज जो थी यूरोप में, इस तरह से कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दे रही थी। दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलोनियलिज्म लेड टू राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म अमंग द यूरोपियन, और इस तरह से इम्पेरियलिज्म का जन्म हुआ। इम्पेरियलिज्म क्या था? इम्पेरियलिज्म मीन्स अ सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्रीज बाय एस्टैब्लिशिंग इट्स ओवरऑल डोमिनेशन एंड एस्टैब्लिशिंग मैनी कॉलोनीज। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि एक पावरफुल कंट्री कंट्रोल करती है अदर कंट्रीज़ को स्टैब्लिश करके। क्या स्टैब्लिश करके? उनको डोमिनेट करके और अपनी कॉलोनीज़ वहाँ पर स्टार्ट करके। मैनी कंट्रीज़ फ्रॉम एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फेल प्रे टू दिस इम्पेरियलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द यूरोपियन नेशंस। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो एशिया से थी और अफ्रीका से थी, यह इनकी शिकार बनी इन इम्पेरियलिज्म की, जो कि यूरोपियन नेशंस थे। इम्पेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इसी तरह इम्पेरियलिज्म के कब्जे में हमारा इंडिया भी आया। कौन थे इम्पेरियलिज्म वाले? ब्रिटिश लोग। देयर वॉज कॉम्पिटिशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज और एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। ब्रिटिश जो कंपनीज थी उनकी तो नज़र हमारे इंडिया पे पहले से ही थी, तो बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो कि हमारे देश पर कब्जा करना चाहती थी। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। इसी तरह की एक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16 AD में भारत आई, इंडिया में ट्रेड करने के लिए, सिर्फ बिजनेस के पर्पज से आई थी। दिस कंपनी took permission from Emperor Jahangir and established its factory in सूरत। उस समय इंडिया पर जहांगीर जो थे शासक, मुगल शासक का राज था, तो इन ब्रिटिशर्स ने उनसे परमिशन लेके हमें इंडिया में बिजनेस करना है, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले सूरत में इस्टेब्लिश की। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरीड आउट थ्रू दिस कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से ही सबसे पहले बिजनेस शुरू किया गया, ट्रेड शुरू किया गया। स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर राइवल्स इन कंपटीशन फॉर ट्रेड इन इंडिया। अब इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं हम लोग,
कॉम्पिटिटर थे कि जिन्हें अपना ट्रेड इंडिया में बढ़ाना था. ड्यू टू दिस देयर वर 3 wars fought between them which are known as the Carnatic Wars, and in the third Carnatic War इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस. अब देखिए इन दोनों ने आपस में युद्ध भी किया जिसे कॉर्नेटिक वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कौन जीता तो इंग्लैंड. उसने किसको डिफीट किया? फ्रांस को. देयरफॉर नाउ देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. तो इस तरह जब ब्रिटिशर्स से जीत गए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर प्रभुत्व हो गया, वर्चस्व हो गया, मतलब वही फॉर्म में आ गए. अब फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ इंडिया कंपनी इन बंगाल. तो सबसे पहले किस तरह बंगाल में ब्रिटिश रूल का जो था वह कब्जा हुआ. द बंगाल प्रोविंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस थी बंगाल रीजन, या जिसे प्रोविंस कहा जाता है, बंगाल प्रोविंस या बंगाल का जो शासन था वह. In 1756 AD, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल. 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिसयूज्ड ट्रेड कंसेशंस ऑब्टेन फ्रॉम मुगल एम्परर इन बंगाल प्रोविंस. अब जब पूरे इंडिया के सुल्तान ने ही इन्हें वो लाइसेंस दे दिया है बिजनेस करने का, तो उसका यह लोग मिसयूज़ करने लगे बंगाल में भी. The English built fortification around the factory at Kolkata without the permission of नवाब. नवाब की परमिशन लिए बिना इन लोगों ने यहाँ पर इंग्लिश फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिए. हाँ, सिराजुद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कोलकाता. तो सिराजुद्दौला ने उस फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया जो कोलकाता में थी. दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड. और इससे इंग्लैंड में बहुत मतलब असंतोष आ गया. रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल. तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने बिल्कुल डिप्लोमेटिकली ब्राइब दिया, मतलब रिश्वत दी किसे? मीर जाफर को, जो कि नवाब की आर्मी का कमांडर इन चीफ, जिसे हम सेनापति कह सकते हैं, वह था. ही ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल. और ब्रिटिशर्स ने उसे क्या लालच दिया कि भाई हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे. नवाब सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ट्रूप्स मेट एट प्लासी इन 1757 AD. इस तरह से नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना जो थी आमने सामने प्लासी के मैदान में आ गई और उनमें दोनों में युद्ध हुआ. कब? 1757 सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ. बट अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर जाफर एंड नवाब्स आर्मी मेड नो मूव टू एक्चुअली जॉइन द बैटल एंड हैंस सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड. लेकिन उसकी लीडरशिप में मीर जाफर जो था नवाब की आर्मी में, जो उसने कुछ भी मूव किया नहीं और वहाँ उसने बैटल भी ज्वाइन नहीं किया. इस तरह सिराजुद्दौला हार गए. तो मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. इस तरह से अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था किसे? मीर जाफर को कि हम तुम्हें नवाब बनाएंगे. इस तरह से उसे नवाब बना दिया गया. लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हैंस हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज मेड द नवाब. उसके बाद उसने क्या किया? जब देखा कि ब्रिटिशर्स अब मुझ पर भी कब्जा कर रहे हैं तो उसने उन्हें उसके अगेंस्ट वो खड़ा हो गया. मीर जाफर तो वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसे हटाकर उसका जो सन इन लॉ था उसे मीर कासिम जिसका नाम था उससे नवाब बना दिया. मीर कासिम ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एंड हैंस वंस अगेन मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. लेकिन जब मीर कासिम ने भी उनका विरोध शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने फिर से किसको बना दिया? मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया. टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम फॉर्म्ड एन अलायंस एंड रेन अ कैंपेन. और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिशर्स की जो इंडियंस को पसंद नहीं थी. तो उसमें बंगाल के जो ब्रिटिश जो बंगाल में कर रहे थे उसके विरोध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अयोध्या का जो नवाब थे और मुग़ल एम्परर शाह आलम, इन सब ने मिलकर एक अलायंस बनाए, ग्रुप बना लिया. किसके विरोध में? इन अंग्रेज़ों के विरोध में. इन 1764 AD बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन बिहार. और इसलिए बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, क्योंकि इन तीनों शासकों ने ब्रिटिशर्स के विरोध में आवाज़ उठा दी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब ज़्यादा तंग करने लग गए थे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी collect the revenue from the Bengal province as per the Treaty of Allahabad. ब्रिटिश जो कंपनीज थी उन्होंने राइट मिलाया, मतलब अधिकार मिलाया, काय का अधिकार खुद से ले लिया कि बंगाल का जो है रेवेन्यू वो कलेक्ट फ्रॉम बंगाल प्रोविंस एज पर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की हम लोग
यहाँ का जो रेवेन्यू है वह कलेक्ट करेंगे। इन दिस मैनर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज लेफ्ट इन बंगाल। इस तरह से बंगाल में सबसे पहले उन्होंने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल क्या था? हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रिबेल्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ मैसूर। अब हैदर अली जो थे मैसूर के शासक थे और उन्होंने वहाँ पर अपना कंट्रोल बहुत अच्छा बना के रखा हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली हिज सन टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। तो हैदर अली ने भी बहुत विरोध किया था ब्रिटिशर्स का, लेकिन बाद में उनकी डेथ के बाद में उनका बेटा जो था टीपू सुल्तान, वह यहाँ का मैसूर का शासक बना। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उसने बहुत कोशिश की ब्रिटिशर्स से युद्ध करने की। एट द एंड टीपू सुल्तान डाइड इन द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टना। श्रीरंगपट्टना में आखिर में टीपू सुल्तान की डेथ होती है 1799 में कि उस युद्ध के मैदान में। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी। अब ब्रिटिशर्स किस पे शासन करते हैं? मैसूर पर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध। सिंध जो आज पाकिस्तान में है उस पर भी किस तरह से ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ, क्योंकि यह सिंध पहले इंडिया का पार्ट था। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लैंड टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब यहाँ से नज़र कहाँ पर फिराई ब्रिटिशर्स ने? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। दे फियर्ड दैट रशिया माइट अटैक इंडिया through Afghanistan and hence the English started establishing their influence over Afghanistan। तो सिंध जो प्रांत है वह उससे लगकर अफ़गानिस्तान आता है, तो अफ़गानिस्तान के रास्ते से रशिया चलकर आ सकता है और इंडिया पर अटैक कर सकता है, इंडिया को अपने कब्जे में ले सकता है। इस वजह से सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपना जो रुख था कहाँ पर किया? सिंध प्रांत की तरफ। The route towards Afghanistan went through Sindh. The British understood the importance of Sindh and hence captured it in 1843। तो उन्होंने सबसे पहले समझ लिया कि सिंध को अपने कब्जे में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंध उनके कब्जे में आ गया तो फिर कोई डर नहीं है कि अफगानिस्तान के रास्ते से कोई इंडिया में घुसे। उसके बाद है फॉल ऑफ सिख पावर। उसके बाद उन्होंने सिख पावर को गिराना शुरू किया। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब वॉज इन हैंड्स ऑफ रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह पंजाब के शासक थे 19th सेंचुरी में। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज माइनर सन दलीप सिंह केम टू द थ्रोन। अब उनका जो बेटा था रंजीत सिंह का, वो माइनर था, उसे सिंहासन पर बिठा दिया गया दलीप सिंह नाम का। ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदन लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स। तो उसकी जगह पर उसकी कहाँ की जो रानी थी जिंदन, वह पूरा स्टेट को अपना देखती थी, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइब्ड सम ऑफ द सिख सरदार। को सिख सरदारों को रिश्वत देना ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह हमारा काम कर सकते हैं। Hence the Sikh community thought that British will attack Punjab and hence they launched an attack on the British। जैसे ही सिख कम्युनिटी को ये पता पड़ा कि ब्रिटिश कभी भी हम पर कब्जा कर सकते हैं, हम पर अटैक कर सकते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ही मिलकर उन पर जो था सिख लोगों ने अंग्रेजों पर हल्ला बोल दिया। एंड दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वार द सिख्स वर डिफीटेड। और इसमें कौन डिफीट हुआ? सिख, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स के पास बहुत मॉडर्न arms and ammunition थे, but still Dalip Singh remained on the throne, and but the growing impact of British over Punjab was also acceptable to the Sikh। Mulraj, officer of Multan, revolted against the English। Thousands of Sikh soldiers participated in the war against the British। तो जब देखा कि भाई पंजाब को बचाने की ज़रूरत है, तो हजारों ऐसे सिख सोल्जर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश के विरोध में आंदोलन किया। इन द सेकेंड वार द सिख्स हैड टू फेस डिफीट अगेंस्ट, और उसमें फिर सिख लोग हार गए। इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब। इस तरह से 1849 में ब्रिटिश ने फाइनली पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया। देखिए हम देखते जा रहे हैं कि मैसूर है, फिर उसके बाद सिंध है, अब पंजाब। इस तरह से यह एक एक जगह पर अपना कब्जा करते गए। द मराठास वर इम्पोर्टेंट strong rulers in India। How did the British strengthen their foundation of rule in India? By defeating the Marathas will be studied in the next chapter। तो next chapter में हम ये देखेंगे कि strong Marathas को किस तरह से ब्रिटिश डिफीट करना चाहते थे। तो यह हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।
तो स्टूडेंट्स प्लीज़, अगर आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्हें आप शेयर करते हैं उन्हें प्लीज़ बोलिए कि वो अभी से सब्सक्राइब करें। और आगे के लेसन्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।